गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टेम्परेचर तक कर लिया था, अब हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट उसका जो हम कर रहे थे ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता, हमने पहले सब पढ़ लिए थे और हमारे पास लास्ट अब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रही है, ठीक है। अगर मेरे पास रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि उस चीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए भी टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उन्होंने बोला अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बढ़ेगी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, ठीक है, अगर मतलब जनरली क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ती है, या रेट ऑफ रिएक्शन कम भी, कई केसेस में कम भी हो जाता है जब रेट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है। तो उन्होंने बोला आर ओ आर मीन्स अनइफेक्टेड। तो उन्होंने बोला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट्स के बढ़ने के साथ बढ़ता है और कुछ रिएक्टेंट्स के बढ़ने के साथ कम होता है। तो ये दो कंसेप्ट है, हमने याद रखने हैं, ऐसा होता है दोनों केसेस में। फिर हमने आगे पढ़ना है, ये जो कंसेप्ट है ये हमने आगे एक बार और क्लियर करना है, ठीक है। अभी के लिए तुमने सिर्फ इसको रीड आउट करना है, समझ लेना है कि ऐसा होता है कि अगर रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब हमारे पास जो मेन है वो आता है रेट लॉ। उन्होंने बोला रेट लॉ क्या होता है, उन्होंने बोला एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑफ आरओआर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन रिएक्शन। उन्होंने बोला रेट लॉ क्या बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट में मेरे पास दो चीजें रिएक्ट हो रही थी तो क्या सिर्फ एक पे डिपेंड करता है या दोनों पे डिपेंड करता है, ये हमें रेट लॉ से पता लगता है। फिर हमने वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस, हमने क्या करना है, एक बड़ी सिंपल सी फॉर्म पढ़नी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना कि रेट लॉ क्या बताता है, हमने इजी सी फॉर्म में पढ़ना है ये। अब ये देखो, नेक्स्ट देखो 2a एग्जाम्पल साथ साथ करा देती हूँ मैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, तुम्हें दोबारा उसी पे करेंगे तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम, ठीक है। देखो 2a प्लस बी गिव प्रोडक्ट ने बोला जब 2 मोल्स ए के और 1 मोल बी का रिएक्ट करता है तो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बन जाता है। अगर मैं ए को डबल कर दूं, अगर मैं ए की कंसेंट्रेशन को डबल कर दूं तो जो आर ओ आर है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे पता लगता है हमें, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ए आ गया, ए के मोल्स कितने हैं 2, तो इसका बन जाएगा स्क्वायर। अगर इसको मैं डबल कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। उन्होंने बोला है अगर इसका डबल कर दिया मतलब 2a कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 4 टाइम्स बन जाएगा। ऑब्वियस है, पहले मेरी कंसेंट्रेशन मान लो कि a थी, ठीक है, तो अब मेरी कंसेंट्रेशन 2a हो गई। अगर मैं 2a का स्क्वायर करूंगी तो इट विल बी 4a, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं b की कंसेंट्रेशन को डबल करूं, अगर b की कंसेंट्रेशन को डबल करूं तो b की कंसेंट्रेशन अगर मैंने डबल करी तो b की कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सेम एज इट इज ही होएगा ना। अगर मैं b की कंसेंट्रेशन को डबल कर रही हूँ तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, कैसे होता है ध्यान से देखना। ये बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज इक्वल टू के, जितने मोल्स हो और जितने यहाँ पे मोल्स हो। मान लो मैं इसको भी अगर 2 ले लेती हूँ तो इसके भी क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे, ये भी क्या बन जाएगा 4 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन 2b वाली ले लो, मैंने एग्जाम्पल 2b वाली पेन से लिखा नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ तक करना है तुम लोगों ने ताकि तुम्हें समझ आ जाए, क्लियर है। मतलब पढ़ना है फिर भी नहीं समझ आएगी तो मैं से जितना पूछ लेना ये वाला कंसेप्ट।